नमस्कार बच्चों, सीट सीएल में आपका स्वागत है। 11th में आपको इकोनॉमिक्स में तीसरा लेसन पढ़ना है, जो मांग है। उसका पहला सेशन, क्योंकि कोरोना के कारण आप स्कूल आते नहीं हो, इसलिए आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। आज हम मांग के बारे में चर्चा करेंगे। ये मांग है क्या? पहले तो हम आसानी से मांग शब्द सुने तो ऐसे ही समझ लेंगे कि कोई वस्तु की ज़रूरत है और हमने जीत कर ही वो चीज़ हमको प्राप्त हो गई। पर अर्थशास्त्र की भाषा में ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति को जो बुखार आए तो तुरंत हम क्या करेंगे? उसकी आवश्यकता क्या होगी? दवाई। पर 1-2 दिन में वायरल इन्फेक्शन हो तो बुखार उतर जाता है, तो उसके लिए दवाई ज़रूरी नहीं है, तो मांग कही जाती नहीं है। पर 5 शब्द ऐसे हैं कि आपको समझने हैं। ध्यान में रखने वाली बातें जो आपके स्क्रीन पर है कि पहले यह प्रस्तावना यानी मांग के बारे में समझना है, फिर मांग की अर्थ यानी उसकी परिभाषा समझनी है। वस्तु को मांग में असर करने वाले परिबल 2 है, वो समझने हैं। पहला है कीमत और दूसरा है अन्य परिबल। यहाँ पर आपको मांग की परिभाषा भी दी हुई है कि किसी निश्चित समय और कीमत वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति और तैयारी अर्थात मांग। परिभाषा में 5 शब्द दिए हुए हैं, 5 तत्व दिए हुए हैं, 5 परिबल दिए हुए हैं कि जिसके आधार पर ये व्यक्ति मांग करता है। अब देखो, उसकी और में भी नीचे दूसरी परिभाषा है, ध्यान से समझना कि निश्चित समय। देखो, निश्चित समय के नीचे मैंने अंडरलाइन करी, में निश्चित कीमत। दूसरा परिबल क्या है? निश्चित कीमत। और ग्राहक द्वारा वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति और तैयारी, जिसे वस्तु की क्या कही जाती है? मांग कही जाती है। जो ये 5 वस्तु हो तो ही मांग सर्जित होती है, नहीं तो मांग सर्जित होती नहीं है। परीक्षा में परिभाषा पूछी जाती है, फिर से ध्यान रखो। निश्चित समय में निश्चित कीमत पर ग्राहक द्वारा वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति या तत्परता दर्शाता हो तो उसे मांग कहते हैं। आपके नीचे 5 पर ध्यान रखने वाली बात भी करी हुई है। वस्तु की कीमत, मांग, खरीदने की इच्छा शक्ति, समय और तैयारी। जो ये 5 शब्द समझ में आ गए हो तो ही अब मांग का लेसन आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पर हमें 2 बातें ध्यान से पढ़नी है। वस्तु की मांग को असर करने वाले परिबल। देखो, 2 परिबल है। परीक्षा में 1 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है कि वस्तु की मांग के असर करने वाले परिबल कितने हैं, कौन कौन से। तो आपको कितने लिखने हैं? 2। कौन कौन से? कीमत और अन्य परिबल। अब वहाँ से हमें परिभाषा के बाद समझ में आ रहा है कि फिर से परिभाषा मांग की रिपीट कर रही हूँ, फिर उसको असर करने वाले परिबल की चर्चा हम अभी करते हैं। फिर से परिभाषा रिपीट कर रही हूँ कि निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर ग्राहक द्वारा वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति और तैयारी को वस्तु की मांग कहते हैं। ये उसकी परिभाषा है। अब उसको समझने के लिए हम उसके परिबल पर ध्यान देंगे। अब वस्तु को प्रभावित करने वाले परिबल आपकी स्क्रीन पर है। कौन कौन से हैं? 2। पहला कौन सा? कीमत। दूसरा अन्य परिबल। अब कीमत क्या है? जो भी व्यक्ति मांग करता है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कीमत है। हम वस्तु खरीदने जाते हैं तो पहले ही वस्तु की क्या करते हैं? कीमत पूछते हैं। ऐसे ही वस्तु ले आते हैं? नहीं। तो पहले क्या करते हैं कि सामान्य रूप से वस्तु की कीमत बढ़े, यानी जो बढ़ेगी तो व्यक्ति क्या करेगा? अपनी आवश्यकता होगा तो मांग करेगा।
यहाँ पर हमें कीमत के बारे में चर्चा करनी है कि कीमत क्या है। वस्तु की मांग सबसे अधिक महत्वपूर्ण असर करने वाला परिबल कीमत। अब जैसे जैसे वस्तु कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु सस्ती होने से उसकी मांग में विस्तार होता है। देखो, आपको ऐसा बोले कि कम कीमत है तो व्यक्ति क्या करेगा, मांग अधिक करेगा, पर कीमत बढ़ जाएगी तो व्यक्ति मांग कम करेगा। ये उसका संकुचन दर्शाता है। और इसी प्रकार वस्तु की कीमत और मांग, देखो ये दोनों ध्यान में रखते हुए एक नया पॉइंट समझ में आया कि जो कीमत अधिक हुई तो व्यक्ति ने मांग करना कम कर दिया, पर कीमत कम हुई तो व्यक्ति ने मांग बढ़ाना चालू कर दिया। उसका मतलब क्या कि वस्तु की कीमत और मांग के बीच में व्यस्त संबंध है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। ये परीक्षा में भी आता है कि वस्तु और कीमत के बीच में कैसा संबंध है, कैसा संबंध है, व्यस्त संबंध है। इसीलिए कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत वस्तु की मांग पर असर करने वाले निर्णायक परिबल भी है। उसके साथ दूसरा है निर्णायक परिबल, अन्य परिबल। कई ऐसे परिबल जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। अन्य परिबल में है व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति की रुचि और पसंदगी। दूसरा है व्यक्ति की आय। तीसरा है संबंधित वस्तु की कीमत। उसमें 2 पॉइंट और दिए हुए हैं, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु। फिर चौथा आता है भविष्य की कीमत से संबंधित अटकने। फिर आता है जनसंख्या और जनसंख्या समूह के आयु समूह। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट उसके बाद भी दिए हुए हैं, पर हमें वो सब समझने की ज़रूरत नहीं है, पर तो भी चर्चा हम करेंगे। अब हम कीमत के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब अन्य परिबल में पहला पॉइंट हमारा है व्यक्ति की रुचि और पसंदगी। देखो, अर्थ बोलने से ही समझ में आता है, रुचि और पसंदगी, कि व्यक्ति की रुचि और पसंदगी कैसी होती है। व्यक्ति के समय के साथ साथ व्यक्ति की पसंदगी भी बदलती है। कई लोगों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है। तो व्यक्ति की पसंद नापसंद, शौक वस्तु के मांग में परिवर्तन भी ला सकते हैं, और जिससे कह सकते हैं कि वस्तु की मांग व्यक्ति को पसंदगी दर्शाता है। छोटी उम्र में पढ़ाई का शौक हो और उम्र बदलने के साथ वो व्यक्ति वाचन का प्रकार भी बदल सकता है। जैसे छोटी उम्र में बालकों का वाचन का, वयस्क उम्र में उपन्यास वाचन और बड़ी उम्र में धार्मिक पुस्तकों वाचन का भी होता है। ऐसी परिस्थिति में किसी वस्तु ग्राहक की रुचि पसंदगी विशेष हो तो उस वस्तु की मांग में बढ़ोतरी होती है। अब दूसरा पॉइंट है व्यक्ति की आय। आय यानी जो व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो व्यक्ति क्या करेगा, वस्तु की मांग अधिक करेगा, और कम होगी तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार ही वस्तु खरीदेगा। व्यक्ति की आय भी उसके साथ मांग के साथ निर्भर रहती है। कि व्यक्ति की आय और वस्तु की मांग के बीच सीधा संबंध है। पॉइंट ध्यान में रखना कि व्यक्ति की आय और वस्तु की मांग के बीच में सीधा संबंध है। कैसे सीधा, अभी आपको मैंने समझाया कि जो व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो व्यक्ति क्या करेगा, मांग अधिक करेगा, पर कम होगा तो व्यक्ति की आय कम होगी तो व्यक्ति मांग कम करेगा। यानी दोनों के बीच में सीधा संबंध। कीमत और वस्तु के बीच में व्यस्त संबंध और आय और कीमत के बीच में सीधा संबंध। ये दोनों पॉइंट समझ में रखना और ध्यान में रखना। व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होने से व्यक्ति की खरीद शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है, और जिसमें वस्तु की मांग बढ़ती है। जबकि व्यक्ति की आय घटने से व्यक्ति की खरीद शक्ति में कमी होती है, जिससे वस्तु की मांग में भी कमी होती है। यही एक नया पॉइंट है कि निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु की वो वस्तु अपवाद में है कि उसकी कीमत कम है, पर व्यक्ति की इतनी आवश्यकता कम रुपये में भी वो आवश्यकता पूरी कर सकता है। वो अपवाद के रूप में बताई जाती है। उसके 1-2 रुपये में वृद्धि हो तो कोई मांग में परिवर्तन होता
नहीं है। वो हम आगे जाएंगे, उसके अपवाद में वो हमें समझना है। क्योंकि ऐसी वस्तु की मांग व्यक्ति की आय की बढ़ोतरी होने के बावजूद भी कोई परिवर्तन लाती नहीं या घटती भी नहीं है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, संबंधित वस्तु की कीमत। संबंध यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। यहाँ पर सामान्य रूप से वस्तु अन्य वस्तु के साथ दो प्रकार से जुड़ी होती है। एक तो स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु यानी उसकी परिभाषा भी परीक्षा में आती है कि एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु से कार्य करना। और दूसरा है पूरक सब वस्तु। जो पूरक वस्तु यानी एक वस्तु जो है हमारे पास, वो उसके साथ कई वस्तुएं जुड़ी हुई है। हम उदाहरण के साथ समझेंगे। स्थानापन्न वस्तु की परिभाषा ध्यान से समझना कि किसी एक आवश्यकता को एक से अधिक वस्तुओं द्वारा संतुष्ट किया जाता है। यानी विकल्प पसंदगी करना कि संतुष्ट किया जाए तो ऐसी वस्तु को स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। फिर से परिभाषा बोल रही हूँ, किसी एक आवश्यकता को एक से अधिक वस्तु द्वारा संतुष्ट किया जाए तो ऐसी वस्तु को स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। इसी प्रकार की वस्तु को स्पर्धा का तत्व भी तीव्र होता है। एक जैसी दो वस्तु हो तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी? स्पर्धा में आ जाएगी। और समान लाक्षणिकता रखने वाले दो अलग अलग कंपनी के टीवी, मोटरसाइकिल, फ्रिज इत्यादि, यहाँ मूलभूत वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो तो उसको स्थानापन्न वस्तु कीमत घटे तो मूल वस्तु और उसकी स्थानापन्न वस्तु एक समान होने से स्थानापन्न वस्तु सस्ती होने से उसकी मांग बढ़ती है। अब आपको उदाहरण देती हूँ कि अभी आप लोग चाय पीते हो, टाटा की चाय हो, वाघ बकरी चाय हो इत्यादि, और उसके साथ कॉफ़ी भी पीते हो। पर कॉफ़ी की मांग कम है क्योंकि कॉफ़ी की कीमत अधिक है तो व्यक्ति चाय पिएगा। पर कॉफ़ी की कीमत घट जाए और चाय की भाव बढ़ जाएंगे तो व्यक्ति क्या करेगा? चाय पीना छोड़ देगा और कॉफ़ी पीना चालू कर देगा। तो वही समझाता है। अलग अलग टीवी, आप लोग टीवी देखते हो, अलग अलग टीवी आते हैं। कौन कौन सी कंपनी के? सोनी के आते, फिलिप्स के आते, इत्यादि कंपनी के टीवी आते हैं। पर अब ये दोनों स्पर्धा में है। देखो, फिलिप्स और सोनी टीवी दोनों स्पर्धा में है। अभी तो एमआई टीवी ज़्यादा चलता है, बराबर ना? तो वो टीवी की कीमत, जब एक टीवी की कीमत पूछते हैं और दूसरे की टीवी की कीमत वही दिख रहा है, वही फैसिलिटी दी है, पर जिस वस्तु में अधिक फैसिलिटी हो और कम कीमत हो तो व्यक्ति क्या करेगा? वो वस्तु खरीदेगा। यानी एक तरफ स्पर्धा भी हुई और व्यक्ति उस वस्तु की मांग करेगा। कई बार देखा देखी से भी हम वस्तु खरीदते हैं। मूलभूत वस्तु और उसकी स्थानापन्न वस्तु एक समान होने से स्थानापन्न वस्तु सस्ती होने से उसकी मांग बढ़ती है, और जिससे मूल वस्तु की मांग घटती है। ऐसा विरुद्ध दिशा में भी परिवर्तन के दौरान भी होता है। यानी स्थानापन्न वस्तु की कीमत मूल वस्तु की मांग को भी असर करता है। अब आता है दूसरा पॉइंट हमारा, संबंधित वस्तु का दूसरा है पूरक वस्तु। पूरक यानी क्या? एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु भी हमें उसके साथ जुड़ी हुई बातें जुड़ी हुई है, वो आपको परिभाषा के साथ समझाती हूँ। किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए एक से अधिक वस्तु की आवश्यकता हो तो उसे पूरक वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तु हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी है। एक वस्तु खरीदते हैं पर उसके साथ कई वस्तु ऐसी है कि वो खरीदनी पड़ती है हमें, तो वो भी असर करती है। एक वस्तु का उपयोग लेने के लिए अन्य वस्तु भी अनिवार्य बन जाती है। देखो, उदाहरण के रूप से दिए तो मोबाइल, अभी आप लोग सभी मोबाइल पे ही पढ़ रहे हो। पहले तो कैसा फ़ोन आता था? उठाओ और बंद करो। अब तो एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए क्योंकि मैडम जो बोले वो सुनना है, देखना है इत्यादि। अब मोबाइल के साथ सिम कार्ड भी चाहिए। सिम कार्ड बिना का मोबाइल क्या करने का? अब सिम कार्ड हो, मोबाइल हो तो एंड्रॉयड फैसिलिटी भी करवानी पड़ेगी। तो ये सब उसके साथ जुड़ी हुई है। अर्थात दूसरे उदाहरण आपको दे
तो साइकिल है तो उस आपको बाइक की इच्छा हो तो बाइक खरीदे तो उसके साथ पेट्रोल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके साथ कई वस्तु जुड़ी है, उसके बिना तो चलने वाला नहीं है। बाइक खरीद के रख दिया, बुलेट ला के रख दिया और पेट्रोल डीजल ना हो तो चलेगा? नहीं चलता। इसलिए एक साथ दूसरी वस्तु भी उत्पन्न होती है और उसके साथ ही वो वस्तुएं जुड़ी हुई है। एसी और बिजली, चश्मे की फ्रेम और लैंप्स इत्यादि वो मूल वस्तु की कीमत में परिवर्तन न हो किंतु पूरक वस्तु की कीमत बढ़े तो मूल वस्तु और पूरक वस्तु दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसीलिए पूरक वस्तु महंगी होने से उसकी मांग घटती है, जिसके कारण मूल वस्तु की मांग भी घटती है और विरुद्ध दिशा में परिवर्तन भी होने से भी होता है कि पूरक वस्तु की कीमत मूल वस्तु की मांग के असर करती है। अब आता है आपका चौथा पॉइंट, भविष्य के कीमत संबंधित अटकनें। अब भविष्य यानी जो आने वाला है वह, अब उसके कीमत संबंधित, अब जो कोई वस्तु की कीमत बाजार में भविष्य में बढ़ने वाली हो तो व्यक्ति क्या करेगा? तो व्यक्ति क्या करेगा कि वो वस्तु अभी से खरीद लेगा और उसका संग्रह कर लेगा। पर ऐसा बोल दे उससे उल्टा कि उसकी कीमत कम होने वाली है तो व्यक्ति क्या करेगा? जब तक उसकी कीमत कम ना हो तब तक व्यक्ति उसकी राह देखेगा। अर्थात जो ऐसी आवश्यकता पड़े तो भविष्य के लिए वो बचत भी करता है। अब आपका पांचवा पॉइंट है कि जनसंख्या और जनसंख्या का आयु समूह। जनसंख्या यानी हम सब लोग, हमारे साथ कितने भी लोग हैं। जनसंख्या यानी व्यक्तियों का समूह। उम्र के साथ व्यक्ति की आवश्यकता में भी परिवर्तन आता है। जब छोटे बच्चे हो तो उसको खिलौने की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय उसकी खिलौनों की मांग रहती है। बूढ़े लोग हो जाए तो उनको लकड़ी की, चश्मे की इत्यादि वस्तु की ज़रूरत पड़ती है। उस समय वो व्यक्ति को किसकी ज़रूरत पड़ती है? लकड़ी की, डंडे की, चलने के लिए, चश्मे की इत्यादि। तो उम्र के साथ वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। अभी आपकी मांग मोबाइल है, सही है ना बच्चों? तो कि जनसंख्या के प्रमाण में वस्तु की मांग को असर करने वाले महत्वपूर्ण परिबल, देश की जनसंख्या जितनी हो उसके प्रमाण में वस्तु का उपयोग भी होता है। ऐसा कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो वस्तु की मांग भी बढ़ेगी और जनसंख्या घटेगी तो वस्तु की मांग भी घटेगी। ऐसा होना नामुमकिन है। भविष्य में ऐसा होगा कि भारत प्रथम आ जाएगा जनसंख्या की वृद्धि में। जनसंख्या का आयु वर्ग होने में परिवर्तन भी वस्तु की मांग में भी परिवर्तन लाता है। अभी आपको टेक्स्ट बुक या नोट की कम ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल की अधिक ज़रूरत पड़ती है। अब इसके साथ ये 5 कारण, ये 5 परिबल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस थे, पर इसके साथ कई बाबतें ऐसी भी जुड़ी हुई है कि वातावरण में परिवर्तन हो तो व्यक्ति की मांग में भी परिवर्तन होता है। कि ठंडी की सीज़न हो तो व्यक्ति को गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात अभी बारिश की सीज़न चल रही है तो व्यक्ति को बाहर जाने के, अभी तो तुम बाहर निकलते ही नहीं हो कोरोना के कारण, कोरोना में बाहर निकलना मत, पर बारिश के कारण हमें छाते की ज़रूरत पड़ती है, रेनकोट की ज़रूरत पड़ती है, इत्यादि वस्तु की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होता है व्यक्ति की मांग में भी परिवर्तन होता है। दूसरा है नवीन खोज, यानी जैसे अब आप जानते हो कि अभी साइंस ने बहुत प्रगति करी है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। अब उसके कारण व्यक्ति की मांग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब सामाजिक रीति रिवाज भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। कोई रिवाज ऐसा आने वाला तो उसी समय वही वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तीसरा कारण आगे आप समझा रही हूँ, तेजी मंदी का समय। तेजी मंदी अर्थात एक तो आप लोग जब 12वीं में आओगे तो मुद्रास्फीति के बारे में भी चर्चा होगी, पर कोई वस्तु के भाव बढ़ने वाले हो रहे हो तो वो उसे तेजी या मुद्रास्फीति कहते हैं। ऐसे
जो व्यक्ति की ग्राहकों की मुद्रा की आय में बढ़ोतरी होगी तो व्यक्ति भविष्य की वस्तु अर्थात वास्तविक आय के साथ व्यक्ति वस्तु खरीदेगा। अर्थात सरकार की नीति भी यहाँ पर काम करती है। मांग, सरकार सब्सिडी दे तो वस्तु क्या करेगी, व्यक्ति वो वस्तु की मांग अधिक करेगा। दूसरा है विज्ञापन। विज्ञापन यानी जाहरात। आप लोग कोई हीरो हीरोइन अच्छे से कपड़े पहनते, कुछ अच्छा दिखाते, तो उसको क्या, ऐसी वस्तु खरीदने की इच्छा रखते हो और बाजार में ऐसी वस्तु आपको प्राप्त हो, ऐसा उत्पादन भी बढ़ता है। तो ये देखा देखी से, अर्थात कई वस्तु ऐसी देखने से भी, सौंदर्य प्रसाधन वस्तु भी हम प्राप्त करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, तत्परता रखते हैं, पर उसकी परिभाषा हमें पता है कि निश्चित समय, कोई उसके लिए कोई समय होना चाहिए। अभी स्कूल आना आपके लिए निश्चित है, नहीं है, उसके लिए कोई समय है, नहीं है, कि कोरोना के कारण हम कहीं निकल सकते नहीं है, पर निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर व्यक्ति जो वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति या तत्परता दर्शाता हो उसे मांग करते हैं। उसके दोनों परिबल है, कीमत और अन्य परिबल। हमें 5 परिबल पढ़ने हैं कि कौन कौन से है। व्यक्ति की रुचि और पसंदगी, दूसरा है व्यक्ति की आय, तीसरा है संबंधित वस्तु की कीमत, उसमें 2 पॉइंट आपको अलग दिए हुए हैं, स्थानापन्न वस्तु, पूरक वस्तु, चौथा है भविष्य की कीमत से संबंधित अटकनें, और जनसंख्या की आय का समूह। यहाँ तक हमारा पहला सेशन पूरा होता है। दूसरे सेशन में हम आगे पढ़ाई करेंगे, उसके लिए उसकी कीमत, उसकी धारणा, उसकी अनुसूची के बारे में हम चर्चा करेंगे।